जीवन अमारो। इसके बाद आते हैं हेमिडेक्टाइल्स। हेमिडेक्टाइल्स ये जो लिजार्ड है, ये आप जनरली देखते हो अपने घरों में। अपने घरों में जो जनरली आपको लिजार्ड नजर आती है, वो उसका साइंटिफिक नेम ही है ये हेमिडेक्टाइलस, जिसे बोलते हैं मॉल लिजार्ड। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये जो है ये मॉल लिजार्ड है जो हमारे घरों में देखी जाती है, हाउस लिजार्ड। नाम ये वाला याद रखना है, हेमिडेक्टाइलस। इसी तरह से एक है चैमेलियन। कैमेलियन जो है ये आर्बोरियल लिजार्ड है, पेड़ों की पाई जाती है, ये देख पा रहे होंगे आप। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये इसकी जो पूंछ होती है वो उसको ये राउंड राउंड करके पेड़ों की टहनियों पर लिपट सकते हैं। तो इनकी जो जीभ होती है वो भी प्रोट्रूसिबल होती है, बराबर कीट को पकड़ेंगे और अंदर ले लेंगे। इनके बारे में दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इनकी जो पूंछ होगी कैसी होगी? राउंड राउंड होगी, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, पेड़ों की टहनी पर बड़े आसानी से रगड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ों पर ही पाई जाती है तो उसकी लेग में एडोप्टेशन पाया जाता है। नाम है कैमेलियन। ओके, और छिपकली होगी या गरुड़ियों की खास बात आपने पहले भी सुनी होगी कि ये अपनी जो पूंछ होती है, उस पूंछ को जब कोई इनको पकड़ता है या कोई शिकार आता है तो ये अपनी पूंछ को वही छोड़कर भाग जाते हैं। इसका मतलब इनमें रीजनरेशन की बहुत जबरदस्त पावर होती है। थोड़ी देर बाद वापस से पूछ आ जाती है ना, तो ये रीजनरेशन की पावर इनमें बहुत जबरदस्त होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक इंडिया क्लास के बारे में। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इसी के अंदर ये डायग्राम देख पा रहे होंगे आप, ये देखा होगा आपने, लेसर पीलिया के अंदर ही आता है गिरगिट, जो अपना कलर चेंज करता रहता है। कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है कैलॉर्स। गार्डन लिजार्ड बोल देते हैं इसे, कैलॉर्स है ये। और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, कैसे आती है? अंतःस्रावी तंत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है ना, और में एक होता है मेलेटोनिन नाम का पिगमेंट। तो इनके अंदर एक खास बात होती है कि ये उस पिगमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और एक जगह इकट्ठा भी कर सकते हैं। जब ये पिगमेंट को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे बॉडी में, तो पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी? लाइट इन कलर। जबकि जब ये उस पिगमेंट को फैला देंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? डार्क इन कलर। ठीक है, तो डार्कनेस कहीं पर ला रहा है किसी कलर को, तो ये उसको फैला देते हैं। ठीक है, ये इसके लिए करते हैं ऐसा, जैसा कि क्यों करते हैं? अपने शिकार से बचने के लिए। इसको बोलते हैं काचिंडो, गिरगिट, है ना। ये गिरगिट जो है, काचिंडो जो होता है, आपने देखा होगा, ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये क्वालिटी इसके अंदर कहाँ से आएगी? ड्यू टू अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र बहुत अच्छा डेवलप होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है क्या? काचिंडो का साइंटिफिक नेम क्या है? कैलॉर्स। इसको अंग्रेजी में गार्डन लिजार्ड बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा आता है वेरेनस, और ये भी हमारे इंडिया में भी काफी देखी जा सकती है खेतों में या कहीं भी जंगलों में हम जाते हैं तो मॉनिटर लिजार्ड, गो जिसे बोलते हैं, गो जो होती है काफी बड़ी होती है साइज में, और इसको मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है वेरेनस। ठीक है, याद रखना, वेरेनस इज द साइंटिफिक नेम। और इन्हीं के अंदर अब जब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, आपने नाम सुना होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो कोमोडो ड्रैगन, डिस्कवरी चैनल पर बताया जाता है कोमोडो ड्रैगन बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियाँ होती हैं। एक्चुअल में ये इसी में आती है ना, ये गिरोड़ी में ही आती है, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है साइज में। और जो कोमोडो ड्रैगन है ये केवल इंडोनेशिया और मलेशिया में ही पाई जाती है। वेरेनस ये सब जगह पाई जाती है, हमारे इंडिया में भी बहुत पाई जाती है। इन्हीं की एक प्रजाति है कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन जो होती है, इसका भी साइंटिफिक नेम देख लीजिए, इसका वेरेनस है, ये वेरेनस कोमोडेंसिस। वेरेनस कोमोडेंसिस जो होती है
ये जो होती है, इनका जो जीवाणु होता है उसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक पदार्थ होता है। अगर ये काट ले, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, अगर ये किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान जो है उस वक्त तो नहीं मरेगा, वो मूर्छा उसको आने लगेगी और वो वहाँ से भागेगा, लेकिन ये पक्का है कि वो जब जिस जगह पर जाएगा तो वो न्यूरोटॉक्सिक पदार्थ है, तो ये उस न्यूरोटॉक्सिक पदार्थ की वजह से मरेगा तो नहीं हो, लेकिन वो मूर्छित हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो वो ये क्या करती है, उसको सूंघते सूंघते पीछे चली जाती है और वहाँ जाकर उसका शिकार कर सकती है। बहुत डेंजरस होती है वेरनस कोमोडेंसिस, ये कोमोडो ड्रैगन, ये इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक पदार्थ स्रावित करती है, जिसकी वजह से वो जो एनिमल है, कोई सा भी एनिमल हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, वो एनिमल मरेगा तो नहीं, लेकिन ये पक्का है, इनको पता होता है कि भैया मैंने काटा है तो अभी बचेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं जाकर मूर्छित जरूर होगा, तो ये पीछे पीछे चली जाती है और वहाँ जाकर उसको खा जाती है। बहुत डेंजरस होती है। नाम क्या है? वेरनस कोमोडेंसिस, जनरल नेम कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। डिस्कवरी चैनल पर अक्सर ये बताया जाता है। और ये है गो वेरनस, ये भी इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, इसका मुंह दिखाया गया है केवल, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, कुछ मीडियम साइज की भी होती है, इसको जनरल नाम है गो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास ये हो गई आपकी गिरोडी वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट। गिरोडी के सभी एग्जांपल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट है वेरनस, गो, उसके बाद काचिंडो जिसे अभी अपने लिखा कैरोट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बोले को बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन इतने कम से कम आपको लर्न होने चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है अलग अलग बुक्स में, बट आपको सब याद नहीं रखने हैं, इतने कर लो बहुत है, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। सरीसृप के अंदर ही मैंने आपको बोला है कि ऑफिडिया क्लास जो होती है उसमें स्नेक्स को इंक्लूड किया गया है। लेसरटिलिया क्लास में किसको इंक्लूड किया गया था? गिरोडी, है ना। जब और ये दोनों ही किस में आते हैं? दोनों को मिलाकर स्क्वामाटा क्लास बोलते हैं, है ना। तो स्क्वामाटा ही एक ऐसी क्लास बची है जिनके लिविंग ऑर्गेनिज्म आज सबसे ज्यादा मात्रा में सरीसृपों के पाए जाते हैं। इसमें गिरोडी और सांप ही मेनली आते हैं। स्पिनोडोन वो तो एक ही था, रेनोसिपिलस में आता है, ठीक है। उससे पहले क्रोकोडाइल्स, उसमें तो 3 ही प्रजातियां हैं, प्लस बाकी तो कुछ थे, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा आपने। और उससे पहले जो हमने काचवा के बारे में पढ़ा वो भी 3 एग्जाम्पल उसके भी याद रखना है। तो अब लास्ट आते हैं ऑफिडिया क्लास के बारे में। इट इंक्लूड द स्नेक्स। स्नेक की स्टडी की जाती है ऑफिडिया क्लास में। स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं मैंने पहले बोल दिया, सर्पेंटोलॉजी या ओपियोलॉजी, दोनों पॉइंट याद रखिए। सर्पेंटोलॉजी सर्प है ना, तो सर्पेंटोलॉजी या ओपियोलॉजी। ऑल स्नेक कैन स्विम एंड क्लाइंब, जैसा मैंने कहा था कि सांप कैसा भी हो, जमीन पे चलने वाला हो या पानी वाला हो। जमीन पे चलने वाला सांप अगर आपके पीछे पड़ गया और आप पानी में कूद गए तो वो पानी में जाकर तैरने लगेगा। कैन स्विम, याद रखना, किसी भी तरह का सांप हो वो तैर सकता है। और क्लाइंब, क्लाइंब मतलब ऊपर भी चढ़ सकता है, घरों में ऊपर चढ़ जाएगा दीवार से। ऑल स्नेक स्पीसीज आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस, जैसा कि हमने कहा था ये मांसाहारी होते हैं, है ना। रेट और फ्रॉक्स को खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, हमने पहले भी कहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस होते हैं सांप, यानी कि एक्सक्लूसिवली मतलब एक भी अपवाद नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा जो किनको खाता होगा, प्लांट्स को। ये ऑलवेज कीटभक्षी हो सकते हैं और कार्निवोरस हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपिडिया के बारे में। और डिस्कस करते हैं इसी क्लास के बारे में नेक्स्ट। ओपिडिया क्लास में ही और पॉइंट जो है वो देखते हैं हम। इनके अंदर किडनी जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे होती है, वो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। किडनी एक बहुत ऊपर है, एक बहुत नीचे होगी, ताकि सारे ऑर्गन्स जो है इनकी बॉडी के अंदर वो अच्छे से क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए। दूसरी बात, और अच्छा प्रोटीन। स्टर्नम क्या होती है? अनुपस्थित, पहले ही बोला मैंने। स्टर्नम नहीं होगी तो सारी रिब्स जो है वो कैसी होगी? हमारे अंदर भी हम पढ़ते हैं ना, थोरेसिक रिब्स अलग, है ना। तो ये ऊपर वाली रिब्स है, ठीक है। बीच वाली जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तैरती पसलियां, है ना। तो तैरती जो पासली है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। तो इनमें सारी पसलियां जो है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, स्टर्नम है ही नहीं, तो सभी तैरती पसलियां हैं। ये किसका एडप्टेशन है?
ताकि अपने से बड़े जीव को भी अंदर आसानी से इनगल्फ कर सके। और इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए भी अच्छे से लंग्स जो है वो क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है आराम से। तो एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट रेस्पिरेशन માટે फेफड़े है वो फैलने और सिकुड़ने के लिए स्पेस मिले, उसके लिए भी ये रिप्स जो है बहुत मददगार होगी, प्रोटीन रिप्स है। स्केल्स आर नॉट सेंसिटिव टू एयरबोर्न साउंड वाइब्रेशन, ये भी पॉइंट याद रखिए। स्नेक्स जो होते हैं वो मैंने पहले भी बोला है सुन नहीं सकते, मतलब हवा में जो साउंड वाइब्रेशंस होंगे उनके लिए ये सेंसिटिव नहीं होते, तो इनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसके लिए इनके अंदर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इनकी जो बोन्स है, इनकी जो टंग है वो बहुत सेंसिटिव होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्नेक है, स्नेक की जो टंग होती है वो बाइफरकेट होती है, जो टर्मिनल एंड होता है वहाँ पे जाकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये जो टंग है ये ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाती है, याद रखना है पड़े, बाइफरकेट होती है। और इनकी टंग के द्वारा जो सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और स्पर्श का भी पता लगा सकते हैं। अगर कभी इनको वाइब्रेशन फील करना हो तो ये अपनी टंग को जमीन पर लगा देते हैं, तो इनको पता लग जाता है कि कहाँ से आ रही हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। जैसे हम टप टप करके चलेंगे तो इनको आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन हाँ उस जमीन पर जो कंपन पैदा होंगे उनको भी ये महसूस कर लेगी, चाहे आप कितने ही धीरे चलो। ओके, तो ये काम इनमें कौन करता है, टंग करती है, इनकी पसलियाँ करती है, और इनकी जो बकोफेरिंजियल कैविटी होगी उससे भी ये काम कर सकते हैं। लेफ्ट लंग इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ये भी कोड याद रखिएगा। इनके अंदर लंग्स होते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी को ऑर्गेनाइज रखना है सभी ऑर्गन्स को, तो लेफ्ट लंग जो होगा या तो वो बहुत हासिल होता है या होता ही नहीं, ठीक है, याद रखना है। तो किडनी जो होती है वो डिफरेंट लेवल पे होती है। ये हम बात कर रहे हैं स्नेक्स के बारे में, ओके। तो स्नेक्स को सुनाई नहीं देता है, वो केवल वाइब्रेशंस को फील कर सकता है, किसके थ्रू, अपनी इनकी टंग जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसके अलावा अपनी रिप्स के द्वारा, अपनी जो बोन्स होती है इनकी, उनके द्वारा भी उन वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्नेक्स के एग्जाम्पल्स, सभी इंपॉर्टेंट है। स्नेक्स के एग्जाम्पल्स में जब हम सांप की बात करते हैं, सर्प की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सांप जहरीले भी होते हैं, हाँ पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन याद रखना 90% स्नेक्स जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, केवल 10% ही स्नेक्स होते हैं जो जहरीले होते हैं। जहरीले स्नेक्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये तीनों के तीनों जो है ये पॉइजनस स्नेक है। नाजा साइंटिफिक नेम है किंग कोबरा का, कोबरा नाम सुना होगा आपने। देखिए ये जो डायग्राम है ये कोबरा ही है। कोबरा की पहचान क्या है कि कोबरा का जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ पर इसके हुड होते हैं, ये फैला सकता है उनको, और ये हुड वाले जितने भी एनिमल होंगे वो ऑलवेज जहरीले होंगे। और इनके हुड में यहाँ पर एक साइन पाया जाता है, स्पेक्टेबल मार्क्स भी पाया जाता है, जो कभी कभी ब्लैक कलर का होता है। इस तरीके से स्पेक्टेबल मार्क्स यहाँ पर पाया जा सकता है, वो भी इनकी पहचान है। जहरीले सांप को पहचान करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। उनकी जो स्केल्स होती है, उनकी स्केल्स को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये जहरीला है कि नहीं। पूंछ जो होती है अलग तरीके की होती है, पॉइजनस वालों की और नॉन पॉइजनस वालों की, वो भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पॉइजनस नॉन पॉइजनस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए पहले एग्जाम्पल्स के बारे में कि नाजा जो कोबरा होता है वो जहरीला सांप है। बंगस क्रेट ये भी जहरीला है। वाइपर जिसे बोलते हैं ये भी जहरीला होता है। ये तीनों पॉइजनस स्नेक है। और वाइपरा की खास बात और याद रखिए, ये ऐसा सांप होता है जो अंडे नहीं बच्चे देता है, ये ओवोविविपेरस होता है, बाकी सब अंडे देंगे, ठीक है। नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर आता है पाइथन और सेंट बोआ, जिसे दूमुही भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, दूमुही जिसे बोलते हैं बोआ उसे बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सेंट बोआ, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है वो आगे आएगा। फिलहाल आप लोग ये दोनों याद रखिए, नॉन पॉइजनस है, ये तीनों पॉइजनस स्नेक है। बेंगालस, वाइपरा, नाजा, कोबरा, किंग कोबरा, द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्नेक, सबसे लंबा स्नेक होता है, ठीक है।
जबकि दूसरे जो है, जो सबसे लार्जेस्ट है वो तो आपने पढ़ाई है, वो क्या होता है, अजगर होता है ना। अजगर का साइंटिफिक नेम क्या है, अभी आएगा। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके अंदर ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रुकिएगा लोग। इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आते हैं वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। नाजा हो गया, बंगारस हो गया, बाटा हो गया, पॉइजनस स्नेक है। एक एग्जाम्पल आप लोग और लिख लीजिए, पाइथन जो है ये अजगर ही है, ठीक है। और एक टायस का नाम याद रखिए, जिसे धमन भी बोलते हैं, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक में आता है। धमन, टायस, एक टायस हो गया, एक ये हो गया पाइथन, एक हो गया बोर। ये 3 नॉन पॉइजनस स्नेक है। टायस भी आपके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, धमन जिसे बोलते हैं। पाइथन अजगर हो गया, बोआ सैंड बोआ, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक हो गया। नाजा कोबरा हो गया, बंगरस हो गया, बट्टा हो गया। ये पॉइजनस स्नेक है तीनों, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है तीनों। ये सभी एग्जांपल्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, थैंक यू। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया सरीसृप के बारे में, सभी पॉइंट्स, सारे एग्जांपल्स अच्छे से ये लर्न रखिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो, मजामा। चलिए आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा फाइलम, बहुत ही प्यारा क्लास, जो वर्टिब्रेटा फाइलम का क्लास है, विहर एव्स जिन्हें बोलते हैं, और जनरल नाम में इनको हम बोलते हैं पक्षी। हमारे चारों तरफ जितने पक्षी पाए जाते हैं, इनके प्यारी क्लास एव्स क्लास बर्ड्स के बारे में देखिए। छोटा सा प्यारा सा पक्षी आपको नजर आ रहा है। पक्षी की जो क्लास है, विहर जो है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हम मानेंगे तो जब हम बात करते हैं कि पक्षियों में क्या चीज रेप्टाइल से अलग हुई, ठीक है, रेप्टाइल से ही विहर बने, ये हमें पता है। तो इनके अंदर कौन सी बातें, कौन सी चीजें अलग अच्छे से और एडवांस फीचर इनमें आए। ओके, हम कहते हैं कि पक्षी जो थे वो कैसे, सॉरी सरीसृप जो थे वो कैसे थे, रेंग कर चलने वाले। इनके अंदर जो उनके उपांग थे, जैसे हमने बात किया था क्रोकोडाइल में मगरमच्छ होता है, अग्र उपांग पशु उपांग अलग अलग होते, तो इनके अंदर क्या हुआ, उन्हीं में से जो अग्र उपांग थे वो किस में रूपांतरित हो गए बेटा, अग्र उपांग जो थे वो पंखों में रूपांतरित हो गए, बराबर है ना। जबकि पशु उपांग जो थे वो वैसे ही है। तो इनमें जो मूवमेंट होता है वो बायपेडल मूवमेंट होता है, दो पैरों से चलते हैं। बाकी के दो जो होते हैं वो किस में रूपांतरित हो गए, पंखों में रूपांतरित हो गए। और जैसा हमने कहा, रेप्टाइल्स के अंदर क्या पाए जाते थे, उनकी स्किन पे भिंगड़ा पाए जाते थे, स्केल्स पाए जाते थे। इनमें भी जो वही स्केल्स है वो रूपांतरित होकर, बराबर ना, वही रूपांतरित होकर किसमें बदल गए, फीदर्स में बदल गए, पंखों में बदल गए, ठीक है। और इनके पैरों पर आज भी छोटे छोटे जो स्केल्स पाए जाते हैं वो ये दर्शाते हैं कि इनका उद्भव किससे हुआ होगा, रेप्टाइल्स जैसे जीवों से हुआ होगा। और उनमें भी जुरासिक पीरियड में डायनासोर जैसे जीवों से पक्षी बने। याद रखिएगा, आपने मूवी देखी होगी डायनासोर वगैरह की, तो डायनासोर जो थे उनमें कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे। उन्हीं डायनासोर से पक्षियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। विहर के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। विहर में कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, जो हमने पहले भी कहा आपसे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँ वो आपको जरूर जरूर याद रखने हैं। बाकी के पॉइंट्स ऐसे नॉर्मली रीड करने हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड जो है अब हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आने वाला है विहर का हैबिट और हैबिटेट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं जरा,
हैबिट एंड हैबिटेट, देखिए बहुत ध्यान से। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं एल्फ की, विहंगों की, पक्षियों की, तो जो पक्षी थे उनकी स्टडी को, पक्षियों की स्टडी को क्या कहते हैं? आज भी पक्षियों की स्टडी की जाती है, बहुत सारे पक्षियों की, साइंटिस्ट स्पेसिफिक पक्षियों के लिए होते हैं, ऑर्निथोलॉजी की स्टडी को कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे इंडिया के बहुत ही मशहूर पक्षियों की स्टडी करने वाले, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले डॉक्टर सलीम अली की ये तस्वीर है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। जनरली बर्ड्स जो होते हैं ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ऑल कॉन्टिनेंट्स, याद रखिए बर्ड्स हर जगह पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर भी फ्लाइटलेट बर्ड्स होते हैं, कुछ नदियों में भी रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पहाड़ों में 400 मीटर से भी ऊपर, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर, इतनी ऊंचाई तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर उड़ने की क्षमता है। feather clad, air breathed, warm blooded, oviparous, bipedal flying vertebrates. These are the first vertebrates, जो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जिनके अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल है। याद रखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होता, जो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ये पहले फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल, फर्स्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट, फर्स्ट वार्म ब्लडेड पृष्ठवंशी वर्टिब्रेट्स। और जब ये पॉइंट हम पढ़ते हैं फर्स्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट है, वार्म ब्लडेड होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वार्म ब्लडेड कैसे बने रहते हैं, वो सब पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये पहले, क्योंकि जब इससे पहले अपने सरिसृप पढ़े, एम्फीबियंस पढ़े, सब के सब कैसे थे कोल्ड ब्लडेड, ये पहले है जो वार्म ब्लडेड है, समतापी है। तो वार्म ब्लडेड के लिए जो और भी वर्ड यूज में आते हैं वो होते हैं होमियोथर्मल, होमियोथर्मल के अलावा और क्या बोलते हैं इसके लिए, वार्म ब्लडेड ये तो बोलते ही हैं। इसके अलावा इन्हें एक और वर्ड दिया जाता है बेटा, ये हम अगर गुजराती में कहें तो ये पहले समतापी प्राणी है, एंडोथर्मल प्राणी है। एंडोथर्मल, समतापी, होमियोथर्मल, वार्म ब्लडेड सब एक ही बात है, ठीक है। और बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट है, ये तो आपको पता ही है। अन्य प्रजाति अंडे देते हैं। बर्ड्स इवोल्व्ड इन द जुरासिक पीरियड फ्रॉम द बाइपेडल डायनासोर टाइप रेप्टाइल्स। लिखा हुआ है क्लियर कि ये कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुए, जुरासिक पीरियड में इवोल्व हुए। किन से हुए? डायनासोर से। कौन से डायनासोर? जो बाइपेडल थे, बाइपेडल डायनासोर लाइक रेप्टाइल्स से इनका ओरिजिन हुआ है, याद रखना है, ठीक है। पीरियड का नाम जरूर याद रखना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था एम्फीबियंस, कार्बोनिफेरस पीरियड, उसके बाद मेसोजोइक इरा, रेप्टाइल्स, सरीसृपों के बारे में, इनके बारे में जुरासिक पीरियड याद रखिए। अब आते हैं इसी के अंदर हम जब आगे चलते हैं तो इसी में बर्ड्स आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स, सब जगह ये पाए जाते हैं। और ये जनरली दे रेंज फ्रॉम सी लेवल टू ओवर 1400 मीटर ऑन माउंट एवरेस्ट। यानी कि ये ऊंची से ऊंची जगहों से लेकर नीचे से नीचे जगहों तक, सी लेवल से ऊंचाई तक भी पाए जा सकते हैं, हर जगह पर ये पाए जाएंगे, क्योंकि इनमें पावर ऑफ फ्लाइट पाई जाती है, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। देयर वाइड अपीयरेंस, इतना ज़्यादा इनका जो बिखराव है, वितरण है वर्ल्ड में, वो इनकी पावर ऑफ फ्लाइट के कारण है, विच इनेबल देम टू रीच प्लेसेस इनएक्सेसिबल टू अदर एनिमल। जहाँ पर दूसरे प्राणी नहीं पहुँच सकते वहाँ पर ये अपने उड़ने की क्षमता के कारण पहुँच सकते हैं। इवन माउंट एवरेस्ट पर भी ये पहुँच सकते हैं आसानी से।
ओके, तो चलिए ये हो गया हैबिट और हैबिटेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद इनके टेम्परेचर से रिलेटेड बात आती है। जैसा कि अभी मैंने समझाया आपको कि दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लड। इनके अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है? वार्म ब्लड। अब वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब ये हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रख सकते हैं? मेंटेन, फिक्स। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग का बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड हाई मेटाबॉलिक रेट फॉर क्विक एनर्जी सप्लाई। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, छोटी सी चिड़िया क्या खा रही है? दाने खा रही है। ये खाना इतना ज़्यादा खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इनको खाना चाहिए और लगातार खाते रहना पड़ता है इनको। और ये खाते रहना पड़ता है क्यों? ये मजबूरी है इनकी, इनको खाते रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इनको बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, मेटाबॉलिक जो पावर है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो इनको मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है? लगातार खाते रहना पड़ता है। याद रखिएगा ये पॉइंट।